नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी हॉल में। दोस्तों आपके एग्ज़ाम एमपी टेट, ठीक है, एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी के लिए दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, जिसका दोस्तों हमारे यहाँ मॉडल पेपर 30 नंबर होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि वर्ग 3 के हिसाब से बनाए गए हैं। दोस्तों इसमें केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही हमने शामिल किए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? आपको बताना है दोस्तों कि भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन में जो कौन सा काल होता है। अमहत्वपूर्ण काल होता है, अति संवेदनशील काल होता है, निरपेक्ष काल होता है या कम महत्वपूर्ण काल होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो होता है वो कौन सा काल होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वो अति संवेदनशील काल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, अति संवेदनशील। ठीक है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण या संज्ञानात्मक विकास के चरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। याद रखिएगा कि कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है, आपको पता होना चाहिए, नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है कोहलबर्ग ने। ठीक है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल। सभी को पता है दोस्तों कि मापन के स्तर में जो सबसे अच्छा मापन स्तर होता है वो दोस्तों होता है अनुपात। ठीक है, कौन सा मापन स्तर सबसे अच्छा होता है? अनुपात। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्ग अंतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से जिस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है वह है दोस्तों आपकी मार्ग अंतरीकरण। ठीक है, इस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लूम की एक टैक्सोनॉमी किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? आपको बताना है कि ब्लूम की जो एक टैक्सोनॉमी है, उपलब्धि लक्ष्यों की, पाठ्य चर्चा संबंधी घोषणाओं की, पठन कौशल की या संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ब्लूम की जो एक टैक्सोनॉमी है, ठीक है, वह है दोस्तों संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ठीक है, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और पति द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है स्पीयरमैन का जी कारक, ये प्रति है। ठीक है दोस्तों, स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सार्वट सिद्धांत या थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता। आपको बताना है दोस्तों कि वह बुद्धि सिद्धांत जिसमें बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रियाओं और प्रति द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? विषम प्रक्रिया, अनियमित प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या संचयी प्रक्रिया। तो दोस्तों प्रत्ययों का जो बनते रहना निम्नलिखित में से जो प्रक्रिया के अंतर्गत आता है दोस्तों वो है दोस्तों आपकी संचयी प्रक्रिया के। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है प्रत्ययों का बनते रहना? संचयी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है? आपको बताना है दोस्तों कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों को प्रति सप्ताह में कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कुल 8 घंटे। ठीक है, सप्ताह में प्रति सप्ताह कुल 45 घंटे। ठीक है, 45 घंटे जो है वो की योजना बनाकर कार्य करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण या लक्ष्य और प्रयोजन। तो दोस्तों वे बाह्य कारक निम्नलिखित में से वो हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, वो हैं दोस्तों आपके संस्कृति और परीक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। असंगठित
घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कटने का अनुभव करेगा? स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संबंध में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में? तो दोस्तों असंगठित घर से आने वाला जो बालक है वो सबसे अधिक कठिनाई है दोस्तों, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। कठिनाई का अनुभव कब करेगा? वो करेगा दोस्तों आपका स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है। अगर कोई बालक है जो असंगठित घर से आता है वो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन करने में, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको बताना है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस? तो दोस्तों उपरोक्त कथन जो है ये दिया गया है आपका वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग जो है वो व्यक्ति की एक उत्तेजित दशा है, ठीक है, याद रखिएगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य या रूपिम? तो दोस्तों भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखिएगा दोस्तों, वो होती है स्वनिम, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है, याद रखिएगा। स्वनिम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन पद का जो प्रयोग जिसके समान अर्थ में किया है दोस्तों, वो है आपका सृजनात्मकता के समान में, ठीक है। सृजनात्मकता के समान अर्थ के लिए ही गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, ठीक है। सृजनात्मक इस उत्तरों के लिए आवश्यकता है विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों की, मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों की, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा की, या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों की। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, या चिकित्सा मंदता? तो दोस्तों जन्म के समय जो लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से जो आई मानसिक मंदता होती है दोस्तों, वो जैविक मंदता कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा आप, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्रवण बधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, या ये सभी? तो दोस्तों जो श्रवण बधित होते हैं, ठीक है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनको पढ़ाने के लिए दोस्तों सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, और जो बच्चे देख नहीं सकते उन्हें ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों श्रवण बाधित, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समन्वित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षक में अभिवृत्तिगत पर परिवर्तन पर? तो दोस्तों समन्वित शिक्षा जो रहती है, इंटीग्रेटेड जो एजुकेशन रहता है, वो उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, या चित्र रंगना? दोस्तों निम्नलिखित में से जो संश्लेषण के उदाहरण के अंतर्गत आएगा वो है दोस्तों प्रमेय सिद्ध करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? प्रमेय सिद्ध करना। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या आर्थिक कारकों का? दोस्तों सभी को पता है कि बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक नई तकनीक, जोखिम भरे कार्य करने का एक कर्मयोजन, मन का चित्र खींचना, मन के कार्य का अन्वेषण। तो दोस्तों मनोचित्रण का जो संदर्भ होता है दोस्तों मन के कार्य का अन्वेषण ही आपका मनोचित्रण कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। विकास शुरू होता है दोस्तों, सभी को पता है कि विकास किस अवस्था से शुरू होता है? प्रसव पूर्ण अवस्था से, ठीक है। विकास किस अवस्था से शुरू होता है? प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। तो दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसे कहा जाता है नैतिक तर्कणा। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? आपको बताना है दोस्तों कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वो करता है दोस्तों किस चरण पर विकास के? पूर्व संक्रियात्मक चरण में, ठीक है। कब करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता है कि माता पिता से जो वंशजों में स्थानांतरित होने वाले जो लक्षण होते हैं उन्हें आनुवांशिकता कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि G और विशिष्ट बुद्धि S की उपस्थिति का समर्थन करता है? दोस्तों वह सिद्धांत आपको पता होना चाहिए कौन सा है। स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत है, जो सामान्य बुद्धि G और विशिष्ट बुद्धि S की उपस्थिति का समर्थन करता है। IMP क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, ठीक है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया के? आपको बताना है दोस्तों कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किसके अंतर्निहित है? वो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर D, इसके विचारात्मक क्रिया के अंतर्निहित है, ठीक है। समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि समाजमिति तकनीक का जो प्रयोग है वो सामाजिकरण की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। समाजमिति तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है? सामाजिकरण की जांच में किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? असमूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक या संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक? तो दोस्तों रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण जिस परीक्षण के उदाहरण के अंतर्गत आता है दोस्तों, वो है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है? जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता या जेंडर भूमिका नैदानिकी? तो दोस्तों सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई जो विशिष्टताएं कहलाती है वो जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार वेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य विधि या ये सभी? तो दोस्तों सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से जिस विधि की सहायता लेनी चाहिए वो विधि दोस्तों आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार वेश विधि की सहायता लेनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A आपका आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके बाल विकास के 30 प्रश्न। अब देख लेते हैं दोस्तों पर्यावरण के मोस्ट एमपी 30 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है। छात्रा को पर्यावरण अध्ययन का सभी शाखाओं का एक साथ पढ़ने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आपको बता दूं कि निम्न छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? आपको बताना है दोस्तों कि छात्रों को, ठीक है, छात्र हैं किसी कक्षा के, अगर उनको पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाना है तो कौन सा उपागम सर्वश्रेष्ठ रहेगा? चक्राकार उपागम, अध्यापक केंद्रीय उपागम, एकीकृत उपागम या स्व अनुदेशन उपागम? तो दोस्तों छात्रों को अगर पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ अगर पढ़ाना है तो किस उपागम का उपयोग किया जाएगा दोस्तों? एकीकृत उपागम सबसे श्रेष्ठ उपागम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट हो गया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों आपको बताना है कि एकीकृत उपागम अगर आपको करना है, ठीक है, तो उसकी व्यवस्था करते समय क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में,
पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना तथा मंदबुद्धि एवं पिछड़े छात्रों के अधिगम को गति को बढ़ाना। ये तीनों ही व्यवस्था को ध्यान में रखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें कहा जाता है? बर्फीली नदियां, हिमस्रोत, हिमानी या तुषारनद। दोस्तों कुछ पर्वतों पर जो हमेशा जमी रहने वाली बर्फी की नदियां रहती हैं उन्हें दोस्तों हिमानी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन और आपको जरूर देखने को मिलता है पर्यावरण के पोर्शन में ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के प्रमुख 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के जो 3 प्रमुख उद्देश्य हैं दोस्तों वह हैं आपके ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। कौन कौन से प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के जो 3 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं दोस्तों? ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं शिक्षण का अग्रसरण हेतु, छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पुनर्बलन कौशल का जो उपयोग किया जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए वो किस लिए किया जाता है दोस्तों? शिक्षण का अग्रसरण हेतु और छात्रों के प्रोत्साहन हेतु भी और अधिगम को रुचिकर बनाने हेतु भी किया जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी के लिए पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शैक्षिक तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, किस शैक्षणिक तकनीक को व्यवहार तकनीक कहा जाता है? सॉफ्टवेयर उपागम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है? आपको बताना है दोस्तों कि प्राथमिक विद्यालय में जो विज्ञान संग्रहालय बनाया जाता है उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? वो होता है छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर या वायु दाब पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पर्यावरण में। ठीक है, कि वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, बाकी द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर और वायु दाब पर, इन पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना या सभी। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में जो एक खंड करके देखो शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य है दोस्तों प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना ही करके देखो जो शामिल किया गया है एक खंड, उसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हाइड्रोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय जीव, पादप रोग या जड़ विहीन पौधा। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होते हैं? समुद्री जीव। ठीक है, समुद्री जीवों को ही हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकृति में जल चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है? वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन, अवक्षेप या प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों प्रकृति में जल चक्र में जो चरण शामिल नहीं है, देखिए दोस्तों जल चक्र में वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन और अवक्षेप ये तीनों ही चरण शामिल होते हैं आपके। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो जल चक्र में शामिल नहीं होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही परिभाषा नहीं देता है? जलाशयों में अवांछित पदार्थ डालना, जलाशयों से वांछित पदार्थ हटाना, जलाशयों के दाब में परिवर्तन करना या जलाशयों के तापमान में परिवर्तन करना। तो दोस्तों जल प्रदूषण में कई तरह से परिभाषित किया जा सकता है, इनमें से जो कथन सही परिभाषा नहीं देता है जल प्रदूषण की, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कि जलाशयों में दाब परिवर्तन करना जो है वो जल प्रदूषण की परिभाषा को
जलीय प्रदूषण की परिभाषा नहीं है। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक की ग्राम मात्रा में व्यक्त किया जाता है, प्रति 10 ग्राम, प्रति 100 ग्राम, प्रति 1000 ग्राम या प्रति 10,000 ग्राम। तो दोस्तों लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक की प्रति 1000 ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, क्वथन कम ताप पर होता है, दाब स्थिर रहता है या कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। तो दोस्तों प्रेशर कुकर में आप सभी को पता है कि खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी बन जाता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन या अपघटन। तो दोस्तों भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे जो विभिन्न घटक रहते हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो क्षय होता है उसे कहा जाता है दोस्तों अपर्दन। क्या कहा जाता है? अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है लूप, वितरिका, छिछला तट या भृगु। तो दोस्तों समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको दोस्तों वितरिकाएँ कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, वितरिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे शैली तटों को क्या कहते हैं? समुद्र वितरिका, समुद्र लूप, समुद्र भृगु या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर ऊंचे उठे जो शैली तट होते हैं दोस्तों, उन्हें कहा जाता है समुद्र भृगु। क्या कहा जाता है दोस्तों? समुद्र भृगु के नाम से जाना जाता है, या उन शैली तटों को समुद्र भृगु कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? 45 भाग प्रति 1000 ग्राम, 65 भाग प्रति 1000 ग्राम, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम या 55 भाग प्रति 1000 ग्राम। तो दोस्तों महासागर की जो औसत लवणता होती है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि? देखिए दोस्तों बर्फ़ जो है वो पानी पर तो तैरती है परंतु अल्कोहल में वो डूब जाती है। इसका कारण ये होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बर्फ़ जो है वो पानी से हल्का होता है जबकि अल्कोहल से भारी होता है। ठीक है, बर्फ़ पानी से हल्का होता है और अल्कोहल से भारी होता है, इसलिए बर्फ़ जो है पानी में तैर लेता है और अल्कोहल में डूब जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान है। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और आंसर जो है वो मीटर प्रति सेकंड में है। दोस्तों आपको इसको कन्वर्ट होगा, अगर आपको दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 तिया 54 और 3 5 15, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा का। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मीटर पर सेकेंड। वह ताप जिस पर बर्फ पानी, ठीक है, जिस पर बर्फ और पानी जो है, बर्फ पानी और वाष्प, दोस्तों यहाँ वाष्प होगा। ठीक है, बर्फ पानी और वाष्प जो है वो संतुलन में रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वह ताप कौन सा है जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन अवस्था में रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप या त्रिक बिंदु। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प जो है वो संतुलन अवस्था में रहते हैं उन्हें त्रिक बिंदु कहा जाता है, उस ताप को। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है, या जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जल का जो क्वथनांक रहता है, ठीक है,
वो दोस्तों जल की खुली सतह के ऊपर जो दाब रहता है उस पर निर्भर करता है। क्या? जल का क्वथनांक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी दूध से जब मक्खन निकाला जाता है तो जो उसका दूध का घनत्व है वो घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कि दूध से अगर मक्खन निकाला जाता है तो दूध का जो घनत्व रहता है वो घट जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। आपको बताना है दोस्तों कि किसी द्रव का वाष्पीकरण अगर होता है तो जो उसका तापमान है, याद रखिएगा, वो घट जाता है। ठीक है, क्या होता है? घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ जाता है, पदार्थ का घनत्व घट जाता है, या सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थ में समान दर से होता है। दोस्तों गर्म करने पर जो विस्तारण है, ठीक है, गर्म करने से विस्तारण जो है वो पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक है, गर्म करने से जब विस्तारण होता है तो वो पदार्थ का जो घनत्व रहता है उसको घटा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका कारण ये होता है दोस्तों कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, इसलिए जो लोहे की कील है वो पारे पर तैरती है और पानी में डूब जाती है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? अब देखिए दोस्तों, स्टील की गोली है ये भी पारे में इसलिए तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, सीधा सा आंसर आपका कि पारे का जो घनत्व है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्टील की गोली जो है वो पारे पर तैरती है। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? देखिए दोस्तों, अगर आप दो बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाते हैं ज़ोर से, ठीक है, तो वो आपस में चिपक जाते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि दाब अधिक होने से जो बर्फ़ का गलनांक है वो घट जाता है और दोनों बर्फ़ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन। एपिडाया, ठीक है, एपिडाया स्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि एपिडाया स्कोप जो उपकरण होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो वस्तु अपारदर्शी होती है उसको स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए एपिडाया स्कोप उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये थे दोस्तों आज का मॉडल पेपर के 60 प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।